नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के पीवाईक्यू सेशन में। मेरा नाम है अनिल तापक और आज हम बात करेंगे पॉलिटी के पीवाईक्यूज की। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया विद देयर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो एक तरफ हमें कंट्रीज के नाम दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बताई गई है। तो हमें बताना है कि सही मैच करना है कि किस कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है। तो फर्स्ट श्रीलंका है, तो श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज देखते हैं। जोंका नहीं, बर्मीज नहीं, सिन्हाला यस। तो श्रीलंका की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका नाम क्या है? सिन्हाला। भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या नाम है? जोंगखा। ठीक है। और म्यांमार की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका नाम क्या है? बर्मीज। तो अब देखते हैं हम अपने ऑप्शंस में। पहले ऑप्शन का राइट आंसर क्या है? श्रीलंका का सी है। तो फर्स्ट का सी पहले ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, यानी पहले का सी, दूसरे का ए और तीसरे का बी। ठीक है। नाउ हम इंडिया के जो और नेबरिंग कंट्रीज है उनकी लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे पाकिस्तान की हम बात करें, पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या है? उर्दू है। ठीक है। और इंग्लिश भी है। ठीक है। उर्दू भी है और इंग्लिश। दूसरा, अगर हम बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश अभी न्यूज में रहा है। ठीक है। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि वहां पे तख्ता पलट हो गया है। तो बांग्लादेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका नाम क्या है? बंगाली। ठीक है। भूटान का हमने जान ही लिया, म्यांमार का हमने जान ही लिया। नेपाल, अब जो नेपाल है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? नेपाली। ठीक है। नेपाल से नेपाली। मालदीव्स की, मालदीव भी अभी न्यूज में रहा है बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस की वजह से। तो मालदीव्स की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसका नाम क्या है? दिवेही। क्या नाम है? दिवेही। DHIVEHI। ठीक है। दिवेही इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मालदीव्स। नाउ अब कौन सा पड़ोसी बचा? चाइना। तो चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पता होना चाहिए। तो चाइना की ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या नाम है? मैंडारिन। ठीक है। क्या नाम है? मैंडारिन। ठीक है। तो ये थी इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज और उनके ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग द टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द पार्लियामेंट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पार्लियामेंट का जो टॉपिक है पॉलिटी में उससे रिलेटेड है और हमें इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है। तो पहला क्या है? एप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड है। ये क्या कह रहा है? अ मनी विल पास फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द विड्रॉल और अप्रोप्रिएशन फ्रॉम एंड आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो ये ऑप्शन सही है, यानी अप्रोप्रिएशन बिल के बाद ही कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी पैसा निकाला है उसमें रखा जा सकता है। ठीक है। ये अप्रोप्रिएशन बिल है, जब पार्लियामेंट के अंदर इसको पास कर दिया जाता है तो फिर ये फाइनेंशियल एक्ट बन जाता है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा क्या है? डिमांड फॉर दी ग्रांट्स। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ईयर मार्किंग ऑफ बजटरी अलोकेशन फॉर मीटिंग ओनली प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑफ ए मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? गलत है। तो सिर्फ प्लान्ड एक्सपेंडिचर के लिए डिमांड फॉर ग्रांट्स बात नहीं करता। इसमें कौन से होते हैं? प्लान्ड और नॉन प्लान्ड दोनों तरह के एक्सपेंडिचर्स की बात की जाती है। ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? गलत। तो अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस में। सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता, बचे थर्ड और फोर्थ। अब इसके लिए हमें थर्ड ऑप्शन भी पता होना चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन फॉर रेजिंग अ डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ अर्जेंट इन पब्लिक इंपोर्टेंस फॉर विच अ नोटिस हैज टू बी गिवन बाय अ मेंबर एंड सपोर्टेड बाय 50। तो ये स्टेटमेंट कैसा है? गलत स्टेटमेंट है। तो जब बी और सी गलत हो गया तो हमारे पास क्या बचा? ए। तो थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमें बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है राइट टू इक्वालिटी। यस, ये क्या है? ये फंडामेंटल राइट है। तो राइट टू इक्वालिटी की हम कहां से कहां तक आर्टिकल में बात देखते हैं? आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के अंदर राइट टू इक्वालिटी की बात की जाती है। राइट टू वोट, यस, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। राइट टू वोट क्या है? कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ये कैसा राइट है? इट इज अ बेसिकली, राइट टू वोट कैसा राइट है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है। संवैधानिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि राइट टू वोट यानी वोट देने का जो अधिकार है वो कैसा राइट है।
तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राइट टू वोट। हम और देख लेते हैं कि जो राइट टू फ्रीडम है वो कहां से कहां तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो पार्ट 3 के अंदर आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक जितने भी आर्टिकल मेंशन है 19, 20, 21, 22, दीज टॉक्स अबाउट द राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात किस से किस आर्टिकल में की जाती है, तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक बात की जाती है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, ठीक है। साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट है वो संविधान के किस पार्ट में है, तो पार्ट 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। इन फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो किस तरह के राइट्स होते हैं, जस्टिसिएबल इन नेचर, ठीक है। जस्टिसिएबल इन नेचर यानी अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हो रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जाकर उस वायलेशन के खिलाफ अपील कर सकते हैं, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो आपके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा। नाउ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूवल करने से संबंधित स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, जल्दबाजी में बच्चे क्या कर सकते हैं, कई जगह इनकरेक्ट पूछ लिया जाता है तो वो इनकरेक्ट की जगह करेक्ट का आंसर दे देते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से। तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ईदर हाउस का मतलब क्या है, लोकसभा या फिर राज्यसभा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट कैसा है, बिल्कुल सही है। यानी जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है, ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में स्टार्ट की जा सकती है अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द इम्पीचमेंट चार्जेस मस्ट बी साइंड बाय 1/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस इन विच द प्रोसेस इज इनिशिएटेड। ये कह रहा है कि जिस हाउस में इम्पीचमेंट के प्रोसेस को शुरू किया जा रहा है तो उस हाउस के 1/3 मेंबर्स को उस प्रोसेस, उस इम्पीचमेंट के जो रिजोल्यूशन है उस पर साइन करना होगा, तभी जाके वो इम्पीचमेंट शुरू हो सकती है। ये जो नंबर दिया गया है 1/3, ये नंबर गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना नंबर होना चाहिए, 1/4। यानी उस हाउस के अगर 1/4 मेंबर उस रेजोल्यूशन पर साइन कर देते हैं तो इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हो जाती है उस हाउस में, ठीक है। तो 1/3 नहीं है, 1/4 है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो गलत हो गया। इन द इम्पीचमेंट प्रोसेस अ 30 days नोटिस शुड बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। यानी जो इम्पीचमेंट प्रोसेस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 30 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, ऐसा कह रहा है ये स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट बेसिकली गलत है। यहाँ पर जो 30 डेज है, 30 डेज नहीं होगा, कितना होगा, 14 दिन का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इम्पीचमेंट के प्रोसेस में। इन 14 दिन के अंदर क्या होता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या तो वो खुद पार्लियामेंट में आकर अपना पक्ष रखते हैं या फिर किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को पार्लियामेंट में भेज देते हैं जो उनका पक्ष रखता है, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। नाउ जो थर्ड स्टेटमेंट है, द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। यानी उस रिजोल्यूशन को 2/3 मेंबर्स, यानी उस हाउस की जो भी संख्या है उस संख्या का 2/3 मेंबर्स क्या करे, पास करना होगा, तभी उस रेजोल्यूशन को उस हाउस से पास माना जाएगा। तो ऐसा दोनों हाउसेस को ही करना पड़ेगा, ठीक है। लोकसभा में भी उस रिजोल्यूशन को 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा और राज्यसभा के अंदर भी, ठीक है, 2/3 बहुमत से पास करना पड़ेगा, तब जाके रिमूवल जो प्रोसेस है वो जाके कंप्लीट होगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। अब हम देखते हैं अपने ऑप्शंस को। तो पहला ऑप्शन है ए एंड डी ओनली आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो यस, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि बी और सी तो गलत ही है। तो ए और डी, ए एंड डी आर द ओनली करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ अब हम अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनेक्टेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। यानी जो भारत का संविधान है वो किस तारीख में उसको इनेक्ट किया गया। ये टर्म आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। यहाँ पे इनेक्ट की बात कर रहा है।
तो फर्स्ट क्या है, 26 नवंबर 1949। यस, दिस इज द राइट आंसर। यानी 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान इनेक्ट किया था। ठीक है, लेकिन हमारा संविधान जो फुली इंप्लीमेंट किया गया, फुली इंप्लीमेंट कब किया गया हमारे संविधान को, किस डेट को, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे संविधान को पूरी तरह से हमारे देश में लागू कर दिया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ही हम कॉन्स्टिट्यूशनल डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है किसको, 26 नवंबर को। ठीक है, हर साल। और 26 जनवरी 1950 को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे। ठीक है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं हम 26 जनवरी को हर साल। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जस्टिस इंदु मल्होत्रा पेन्ड अ डिसेंटिंग ओपिनियन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क जजमेंट्स। यानी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो इंदु मल्होत्रा है बेसिकली एक सुप्रीम कोर्ट की जज है। ठीक है, तो हमें बताना है कि उन्होंने कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अपनी डिसेंटिंग ओपिनियन दी है। पहला ऑप्शन है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, तो ये गलत है। दूसरा है प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी गलत है। तीसरा कौन सा है, एंट्री ऑफ वुमेन टू सबरीमाला। यस, दिस इज द राइट आंसर। तो जो सबरीमाला टेम्पल एंट्री वाला इशू था, उस इशू पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में 5 जजों की बेंच ने अपना फाइनल डिसीजन दिया था। तो ये इस 5 जजों की बेंच में से 4 जजों ने वुमेन की एंट्री के फेवर में डिसीजन दिया। बाकी जो एक जज थी इंदु मल्होत्रा, उन्होंने कहा कि जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, तो कल्चरल प्रैक्टिसेस की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो वो जो टेम्पल की अथॉरिटी है उसे ही डिटरमाइन करने देना चाहिए। नाउ हम थोड़ा सा इनकी बात कर लेते हैं। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन से केस में दिया गया था, केशवानंद केशवानंद भारती केस 1973 में। ठीक है, केशवानंद भारती केस 1973 में बेसिक ऑफ डॉक्ट्रिन स्ट्रक्चर लेड डाउन किया गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, नाउ जो प्रियम्बल एज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो किस जजमेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को भारतीय संविधान का हिस्सा बताया, तो ये भी केशवानंद भारती केस। ठीक है, तो इसको भी केशवानंद भारती केस के अंदर डिक्लेयर किया कि जो प्रियम्बल है हमारा वो भी हमारे संविधान का हिस्सा है। और इसी केस को रीइटरेट करते हुए LIC ऑफ इंडिया केस के अंदर 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान की अभिन्न हिस्सा है। ठीक है, नाउ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्टर्स ओथ ऑफ ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है। तो पहला ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये भी नहीं। दूसरा है स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये भी नहीं। जो थर्ड ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज द राइट आंसर। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं उन्हें शपथ दिलाई जाती है। ना हम बात कर लेते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उसको शपथ कौन दिलवाता है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा उन्हें शपथ दिलाई जाती है। आपने अभी 2024 में जो इलेक्शन खत्म हुए उसके बाद जो NDA की गवर्नमेंट ने सरकार बनाई, तो आपने देखा होगा वो सेरेमनी, तो वहां पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो सारे मिनिस्टर्स को, जितने भी मिनिस्टर हैं NDA गवर्नमेंट में, तो उनको किसने शपथ दिलाई, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उन सबको कौन शपथ दिलाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है उसे स्पीकर के पद की कोई भी शपथ नहीं दिलाई जाती। ठीक है, नो ओथ नो ओथ फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर। ठीक है, अब ऐसा क्यों है इसका थोड़ा लॉजिक समझ लेते हैं। तो जो भी स्पीकर होता है, जो भी पर्सन स्पीकर बनता है, उसको कहाँ से इलेक्ट किया जाता है, तो जो लोकसभा के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं उन्हीं मेंबर्स में से किसी एक को लोकसभा के द्वारा उस पर्सन को इलेक्ट किया जाता है फॉर दी
ऑफिस ऑफ स्पीकर। ठीक है, अब जो भी स्पीकर बनता है वो ऑलरेडी एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शपथ ले चुका होता है। ठीक है, तो इसीलिए जो स्पीकर के पोस्ट की कोई भी शपथ नहीं दिलाई जाती। ना हम बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। नाउ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो उनको शपथ भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, नाउ हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हमें बताना है कि भारत का पहला चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, ये गलत है। दूसरा है एसपी सेन वर्मा, ये भी गलत। तीसरा है सुकुमार सेन, यस दिस इज द राइट आंसर। सुकुमार सेन जो थे वो भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। ठीक है, तो हम जो बाकी के तीन नाम है उनकी भी बात कर लेते हैं। तो जो डॉक्टर नागेंद्र सिंह है ये भारत के चौथे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने थे। एसपी सेन वर्मा ये भारत के तीसरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। केवी के सुंदरम ये भारत के सेकंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। ठीक है, नाउ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यही पता होना चाहिए कि जो करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम क्या है। तो जो करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम है राजीव कुमार। ठीक है, जिनको आपने न्यूज में देखा भी होगा कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए। तो राजीव कुमार कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, तो 25th नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अच्छा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यही पता होना चाहिए कि लास्ट 3 चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो कौन है। तो 25वें कौन हो गए, राजीव कुमार जो लेटेस्ट है अभी करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इनसे पहले कौन थे यानी 24वें कौन थे, सुशील चंद्र। सुशील चंद्र, तो सुशील चंद्र कौन से नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, 24वें नंबर के। इनसे पहले सुशील से पहले कौन था, सुनील अरोरा। ठीक है, कौन था, सुनील अरोरा, ये कौन से नंबर के थे, 23वें नंबर के। तो इन तीनों इलेक्शन कमीशन के आपको नाम पता होना चाहिए और ये कौन से नंबर के थे ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नाउ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया है, यानी आजाद भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब कंडक्ट हुआ था। तो पहला ऑप्शन है 13 जून 1951, ये गलत है। सेकंड है 13 जून 1952, ये भी गलत है। थर्ड है 13 मई 1952, तो ये आंसर हमारा सही है, यानी 13 मई 1952 में आजाद भारत की लोकसभा का पहला सेशन कंडक्ट कराया गया था। नाउ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फर्स्ट केम इनटू बीइंग इन द मैग्ना कार्टा इन विच ऑफ द कंट्री। तो हमें बताना है कि जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किस कंट्री में आया था। तो पहला ऑप्शन है इंग्लैंड, यस दिस इज द राइट ऑप्शन। तो इंग्लैंड में जो फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट था वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1215 में, यानी 1215 में। किसके द्वारा, किंग जॉन के द्वारा। ठीक है, तब इंग्लैंड का राजा कौन था, किंग जॉन। ठीक है, तो किंग जॉन के द्वारा फंडामेंटल राइट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। तो बेसिकली जो मैग्ना कार्टा टर्म है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चार्टर्स ऑफ राइट। चार्टर्स ऑफ राइट। तो पहली बार दुनिया में पहली बार जो राइट्स थे उनको पहली बार रिटन फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया गया था इंग्लैंड में। ठीक है, ना हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ एन इंडियन सिटीजन इज अरेस्टेड एंड डिनाइड द राइट टू बी डिफेंडेड देन इन सच अ सिचुएशन व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन प्रोवाइड अ रिलीफ। यानी ये एक सिनेरियो दिया गया है कि अगर कोई भी इंडियन सिटीजन उसे अरेस्ट कर लिया जाता है लेकिन उसे खुद को डिफेंड करने का जो उसका राइट है उसको डिनाई किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में भारत के संविधान का कौन सा आर्टिकल उसे रिलीफ प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है,
तो पहला ऑप्शन है आर्टिकल 22। तो यस, दिस इज द आंसर। तो आर्टिकल 22 के अंदर क्या बात बोली गई है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 इस सिचुएशन में उस पर्सन को रिलीफ प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, आर्टिकल 23 किसकी बात करता है? तो हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 23 जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ठीक है, इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर की बात करता है। और जो आर्टिकल 24 है वो किसकी बात करता है? आर्टिकल 24 है वो किसकी बात करता है? जो चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रोहिबिट करता है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, आर्टिकल 25 किसकी बात करता है? तो आर्टिकल 25 किसके अंदर आता है? बेसिकली राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसके अंदर जो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, इन चीजों की बात की जाती है अंडर आर्टिकल 25। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या है? आर्टिकल 22। ना हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो हमें बताना है कि फाइनेंस कमीशन से संबंधित कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। यस, दिस स्टेटमेंट इज राइट। दूसरा स्टेटमेंट है कि द रिकमेंडेशंस मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट नीड्स टू ग्रांट फंड्स अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द कमीशन। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है वो यहाँ पर गलत हो जाता है बाइंडिंग पर, यानी कमीशन जो भी रिकमेंडेशन करेगा गवर्नमेंट को तो वो रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती है। ठीक है, दे आर एडवाइजरी इन नेचर। कैसी? एडवाइजरी इन नेचर। ठीक है, लेकिन ये जो सेकंड वाली बात है ये ठीक है कि गवर्नमेंट को जो भी फंड अलोकेशन करना चाहिए डिफरेंट स्टेट्स को या यूनियन टेरिटरीज को, तो वो जो भी कमीशन रिकमेंडेशन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। ठीक है, पर उसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं, तो इसकी वजह से जो सेकंड ऑप्शन है वो कैसा हो जाता है? गलत। और थर्ड ऑप्शन क्या है? आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत है क्योंकि आर्टिकल 280 के अंदर जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की जो इंस्टीट्यूशन है उस इंस्टीट्यूशन की बात की गई है। ठीक है, इसकी बात की गई है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूशन की बात की गई है। इसके अंदर आर्टिकल 280 के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं की गई है रिकमेंडेशन वाली। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा क्या है? गलत है। तो इस तरह से जो पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा भी गलत है, तीसरा ऑप्शन हमारा सही है क्योंकि सेकंड और थर्ड ऑप्शन गलत है और पहला ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ओनली। अब थोड़ा सा फाइनेंस कमीशन के बारे में जान लेते हैं। तो फाइनेंस कमीशन को भारत के संविधान के किस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है? आर्टिकल 280 के अंदर मेंशन किया गया है। दूसरी चीज, फाइनेंस कमीशन के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं, यानी हम कहें कि जो फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन और अदर मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है? तो दे आर अपॉइंटेड बाय किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। फाइनेंस कमीशन कैसी बॉडी है? ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ये चीज आपको पता होना चाहिए फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। ठीक है, दूसरी चीज, फाइनेंस कमीशन को हर 5 साल बाद, एवरी 5 years के बाद कंस्टिट्यूट किया जाता है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि अभी जो फाइनेंस कमीशन है वो कौन से नंबर का फाइनेंस कमीशन काम कर रहा है। तो अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन है वो वर्क कर रहा है। इसकी ड्यूरेशन क्या है? इसकी ड्यूरेशन बेसिकली 2020 से 2025 तक की है। ठीक है, अच्छा, इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है एन के सिंह। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। 16वें फाइनेंस कमीशन, तो इसका चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है
अरविंद पेनगरिया। अरविंद पेनगरिया कौन थे? नीति आयोग के वाइस चेयरमैन भी रहे हैं, ठीक है, वाइस चेयरमैन भी रहे हैं। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। और जो 16वां फाइनेंस कमीशन है वो कब से कब तक होगा? 2016 फाइनेंस कमीशन की जो भी रिकमेंडेशन होंगी वो कब से कब तक लागू होंगी? 2025 से 2030 के लिए, ठीक है। तो ये जानकारी फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में पूछने के 100% चांसेस हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में यहीं तक, अगले सेशन में मिलेंगे फिर नई पीवाईक्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।